Hello everyone. Today we will discuss this question for the answer writing batch. Okay. So आज का हमारा क्वेश्चन है wait. So our today's question is evaluate the significance पेन को क्या significance and limitation of the civil disobedience movement. सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशन क्वेश्चन के कितने पार्ट हैं? दो पार्ट हैं. क्वेश्चन किस पे है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का हिंदी होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब कि रूल को डिसओबे करना, रूल को नहीं मानना. ठीक है, तो ये होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब. फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुआ था? 1917 में. कहाँ पे? चंपारण में. चंपारण हमारे बिहार में. ये प्री के लिए फैक्ट याद रखना है. फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हैपन इन चंपारण. ओके, तो एक कोड देख लेते हैं हम, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे. सिविल डिसोबीडियंस बिकम अ sacred duty when the state became lawless. तो ये महात्मा गांधी जी का कोट है. ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जब स्टेट लॉलेस हो जाए, स्टेट मतलब कि आर्बिट्ररी रूल लगाए. आर्बिट्ररी रूल मतलब कि जो रूल जस्ट नहीं हो, जस्ट नहीं हो. एक आपने पॉलिटी में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ. तो जो सेकंड कॉन्सेप्ट होता है ना उसमें, कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मतलब कि जो लॉ है इटसेल्फ ही जस्ट होना चाहिए. ठीक है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइमरीली फॉलो किया जाता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ. और ड्यू प्रोसेस ऑफ जो लॉ है ये ओनली आर्टिकल 21 के रिलेशन में यूज होता है. ठीक है, तो जो लॉ है वो इटसेल्फ शुड बी जस्ट. ओके, अगर वो जस्ट नहीं है तो हमारे ये सेक्रेड ड्यूटी, सेक्रेड मतलब कि पवित्र, ये एक सेक्रेड ड्यूटी है हमारा कि हम उस लॉ को, सिविल डिसोबीडियंस बिकम मतलब उस लॉ को हम डिसओबे करें, नहीं माने. जैसे जो जो लॉज थे, जैसे रोल टैक्स था. ठीक है, उसके बाद जैसे चंपारण में उस टाइम पे जो वो था कि जब 1917 में चंपारण में जो इंडिगो प्लांटर थे, तीन कठिया सिस्टम जो चलता था, उस पे जो इनलीगल ड्यूज थे, जो ड्यूज पे करने थे, वो जस्ट नहीं थे, क्योंकि उनको एक तो गलत तरीके से दिया गया था किसानों को. उस पे से हैवी, उस पे इंटरेस्ट लगा के उसको मल्टीफोल्ड कर दिया गया था. जैसे 100 रुपए 500 रुपए हो गया, 1000 रुपए हो गया है, किसान दे भी रहे हैं. तो इस केस में आपका ये सेक्रेट ड्यूटी है कि आप उस चीज को फॉलो नहीं करें. ठीक है, तो सिविल डिसोबीडियंस का मतलब है जो लॉ है उसको हमें नहीं मानना है. ठीक है, ये होता है सिविल डिसोबीडियंस का मतलब. ये एक एक्सट्रीमिस्ट मेथड है. ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट मेथड है. एक्सट्रीमिस्ट मतलब कि जो पहले मॉडरेट थे, मॉडरेट इसको अलाउ नहीं करते थे. ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड नहीं है. ठीक है, तो इसका इंट्रो हम देखते हैं. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च बाय महात्मा गांधी विद द आइकॉनिक दांडी मार्च. फर्स्ट कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह के टाइम पे. सेकंड कब हुआ? दांडी मार्च में. दांडी मार्च जब साल्ट सत्याग्रह होते हैं, इसी को साल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं. इसमें साल्ट लॉ को डिसोबे किया गया था. ठीक है, 12 मार्च 1930. ये एक प्री का क्वेश्चन है कि ये 12 मार्च 1930 से कब तक हुआ था? ये हुआ था 6 अप्रैल 1930 तक. टोटल आई थिंक 12 मार्च से आप काउंट कर लीजिए. इधर हो गए 8, और मार्च होता है जनवरी फरवरी मार्च, 31 दिन का होता है. 11 8 19 हो गए, 20 24 25 दिन का ये था. काउंट कर लीजिएगा आप इसको. तो it aimed was to challenge British authority through non-violent defense and defense मतलब कि नहीं मानना of unjust law, particularly the salt law. होता क्या था कि ब्रिटिश जो थे उस टाइम इवन इंडियंस को साल्ट मेकिंग अलाउ नहीं करते थे. कहते थे तुम साल्ट पे मेक मतलब खरीदना है, तुम्हें टैक्स भरना है. इस साल्ट को क्यों चूज किया गया था गांधी जी के द्वारा? ये बहुत ही एक नॉर्मेटिव स्टेप था. ठीक है, एक काफी आगे का सोचा समझा स्टेप था. साल्ट सब लोग यूज करते हैं, कोई ऐसा नहीं होगा जिसके घर में साल्ट का यूज नहीं होगा. तो गांधी ने इस चीज को इसलिए चुना कि अगर हम साल्ट पे विद्रोह करते हैं, डिसओबे करते हैं, तो इसमें लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन होगा. ठीक है, इसीलिए साल्ट को चूज किया गया था. कि यहाँ पे बहुत चीजें चूज की जा सकती थी, अनेकों लॉ थे, हजारों लॉ थे, किसी को भी चूज किया जा सकता था.
लेकिन गांधी जी ने साल्ट को चूज किया। इट मार्क अ न्यू फेज इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, शिफ्टिंग फ्रॉम पैसिव रेसिस्टेंस, मतलब कि जो शुरू में था बॉयकआउट करना, वो करना, ये सारी चीजें, टू एक्टिव मास पार्टिसिपेशन। ठीक है, जैसे कि एक हो गया कि आप कॉपरेट ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जैसे लॉ आया, मैं इसमें कॉपरेट नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको नहीं मान रहा हूँ, लेकिन उसके आगे का एक स्टेप हुआ कि लॉ तो है, मैं उसको डिसओबे कर रहा हूँ, ये एक्टिव स्टेप हुआ, ये पैसिव नहीं हुआ। पैसिव होता है कि मैं खड़ा हूं यहाँ पे, कोई चीज आया तो मैंने उसको डिफेंस में अपना साइड हो गया, चाहे मेरे पे गोली चला मैं साइड हो गया थोड़ा सा। लेकिन एक्टिव में क्या हुआ, मैंने गोली चलाया। तो ये था, ये एक्टिव मास पार्टिसिपेशन था। इसमें मास मतलब कि काफी लार्ज स्केल पे जनता का पार्टिसिपेशन हुआ। ओके, अब हम कॉज देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ साइमन कमीशन, पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन, फेलियर ऑफ डिमांड ऑफ डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है कि ब्रिटेन के अंदर ही एक हम पार्ट बन के रूल करेंगे, सेल्फ रूल, लेकिन हम रूल जो करेंगे सेल्फ रूल करेंगे। ओके, फॉर्मेशन ऑफ साइमन, साइमन कमीशन के खिलाफ काफी प्रदर्शन हुआ था क्योंकि उसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं थे, इंडिया की डिमांड को कंसिडर नहीं किया गया था। ठीक है, और भी कारण थे, साइमन कमीशन के जो रिकमेंडेशन थे उन सब में, उसमें कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और बढ़ावा दिया गया था, ये सारी चीजें थी। कांग्रेस ने जो डिमांड रखा था उसको नहीं माना था। और जो सबसे मेन कारण था, नो इंडियन, इसमें जो मेंबर्स थे इसमें कोई भी इंडियन नहीं था। डोमिनियन स्टेटस का डिमांड किया गया था कब, 1928 में, नेहरू के द्वारा। नेहरू रिपीट, जो नेहरू रिपोर्ट किया था, ये लॉर्ड बिरकमहेड के द्वारा एक चैलेंज किया गया था, उसी के रिस्पॉन्स में नेहरू रिपोर्ट आया था। ठीक है, लॉर्ड बिरकमहेड उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन, ये तो थ्रू आउट द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हुआ है, रिप्रेशन खूब हुआ है। इसी में आई थिंक एंटी साइमन प्रोटेस्ट में ही लाला लाजपत राय का शायद डेथ हुआ था, लाठी चार्ज पे। ठीक है, उस इस लाठी चार्ज में नेहरू जी को भी लाठी लगा था, राजेंद्र प्रसाद सबको लगा था, लेकिन इसी में एक लाठी इतना मजबूत लग गया था लाला लाजपत राय को, उनका डेथ हो गया था। ठीक है, ओके। ओके, बाद यंग लीडर्स इन कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू टू पूर्ण स्वराज। यंग जो लीडर थे उनने पूर्ण स्वराज का मांग को रखा 1929 में, ये आप देखते होंगे लाहौर सेशन में ये आया था। ठीक है, ये है लीडर गांधी जी, नेहरू जी। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मास मोबिलाइजेशन एंड नेशनल अवेकनिंग। सिग्निफिकेंस क्या था नेशनल मूवमेंट का, दो क्वेश्चन थे हमारे, एक तो सिग्निफिकेंस, एक लिमिटेशन। तो इसने क्या किया, मास मोबिलाइजेशन किया एंड नेशन को अवेक किया, कॉन्शियसनेस को अवेक किया। इसमें जो चीज चुना गया था साल्ट के लिए, सिविल डिसोबे करना, काफी एक, मतलब कि कोई ये बड़ा चीज नहीं था, बहुत ही छोटा चीज था, लेकिन इसने पूरे नेशन को अवेक किया कि ब्रिटेन ऐसा है कि वो हमें साल्ट बनाने नहीं दे रहा, जो मुझे सुबह से शाम तक खाना है, ऐसा भी क्या रूल है। ओके, इट वॉज द फर्स्ट ट्रूली पैन इंडियन मूवमेंट। फर्स्ट ट्रूली पैन इंडिया मतलब कि पूरा इंडिया भर का मूवमेंट था ये। ठीक है, ड्रॉइंग पीजेंट ट्राइबल्स, इसमें सारे कम्युनिटी ने पार्टिसिपेट किया था, वुमेन, स्टूडेंट्स, मर्चेंट, अर्बन मिडिल क्लास, एवरी स्ट्राटा ऑफ, मेजरली मेजरली आई थिंक, मतलब कि ऐसा नहीं था कि सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन मैक्सिमम तौर पे इसमें पार्टिसिपेशन देखा गया था। इसमें एक खासियत है कि इसमें वुमेन का लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन देखा गया था। इसमें आई थिंक, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, सबसे ज्यादा वुमेन का पार्टिसिपेशन जो हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ही हुआ था। ओके, पार्टिसिपेशन इन both urban and rural areas reflected a widening political consciousness। ठीक है, मतलब कि इसका जो प्रभाव था वो ना कि ओनली अर्बन एरिया में देखा गया था, ये रूरल एरिया में देखा गया था। और ये किस चीज का साइन था, वाइडनिंग, मतलब कि जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है वो और वाइड होता जा रहा है। पहले इतना तक अर्बन एरिया तक था, लेकिन अब इसका ये इतना हो गया, जैसे कैसे नदी चलता है, पहले इतना था, लेकिन जब बाढ़ आता है तो इतना बढ़ जाता है, ये भी सारे एरिया को पकड़ लेता है। तो ये क्या है, वाइड हो रहा है, कॉन्शियसनेस वाइड होता जा रहा है। ओके, सेकंड क्या हुआ, साल्ट सत्याग्रह एज अ सिंबॉलिक डिफेंस। ये मैंने आपको पहले बताया, ये एक सिंबॉलिक चीज था, ये कोई बड़ा चीज नहीं था, लेकिन एक बहुत ही सिंबॉलिक चीज था। was a simple yet powerful symbol of colonial injustice। इसने colonial justice का बहुत ही सिंपल और पावरफुल। ठीक है, अगर आपको ये एक पॉलिटिकल साइंस में एक लॉ होता है, अगर आपको मासेस को अवेक करना है, मासेस से वोट हासिल करना है, तो आपको एकदम सिंपलिस्टिक वे में किसी चीज को प्रेजेंट करना होगा, सिंपल, एकदम एज सिंपल एज यू कैन।
क्योंकि उन्हें जितना ही सिंपल होगा उतना वो अच्छा समझेंगे। तो एक जो लीडर होता है उसका काम क्या होता है कि वो मासेस को जो जब रिप्रेजेंट करे इतना सरल भाव में, इतना सरल सरल भाषा में रिप्रेजेंट करे कि मासेस उससे अवेक हो, उनको समझ में आए वो चीज। अगर आप जाके इंग्लिश में बोल रहे हैं बिहार में चाहे यूपी में, तो उसमें किसको क्या ही समझ में आएगा। आप उसमें आप मतलब एक सेक्स पर्सन हो, सेक्स पर्सन सॉरी, शेक्सपियर हो आप, ठीक है। लेकिन अगर आपको वोकेबुलरी नहीं है जो मासेस को सूट करता है, तो आपके कहने का कोई मतलब नहीं है। तो यही था, ये सिंबॉलिक था लेकिन येट वेरी पावरफुल। इट यूनाइटेड इंडियन अक्रॉस क्लास रीजनल लाइंस अगेंस्ट ब्रिटिश अथॉरिटी। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ऑफ गांधीयन स्ट्रेटेजी, ये जो स्ट्रेटेजी था इसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला। कैसे, तो मैं बताता हूँ आपको। गांधी इज नॉन वायलेंट सत्याग्रह, इसमें सबसे बड़ा बात नॉन वायलेंट था। ऑन एडमिरेशन, एडमिरेशन मतलब किसी चीज को एडमायर करना, उस चीज को मतलब एडमायर मतलब इन द सेंस कि प्राउडली उस चीज को, उसके बारे में सोचना, उसको कैसे कहूँ, जैसे मैं कहता हूँ मेरा भाई आज के डेट में बहुत ही बड़ा आदमी हो गया, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो गया है, तो इसको कहते हैं एडमायर करना। ठीक है, वर्ल्ड वाइड डी लेजिटिमाइजिंग ब्रिटिश मॉरल अथॉरिटी, डी लेजिटिमाइज किया। ठीक है, डी लेजिटिमाइज, लेजिटिमेसी मतलब क्या होता है, किसी चीज को सही दिखाना। डी लेजिटिमाइज क्या होता है, उस चीज को गलत दिखाना। इसने दिखाया कि ब्रिटिश का अथॉरिटी वो गलत है। It influenced leaders like Martin Luther King, Nelson Mandela in the later history. Women participation, women like Sarojini Naidu, Kamala Devi Chattopadhyay, ठीक है, कस्तूरबाई गांधी, गांधी जी की पत्नी। फ्रंट लाइन रोल्स, इन लोगों ने फ्रंट लाइन, इसमें सबसे ज्यादा वुमेन का पार्टिसिपेशन हुआ था। ब्रेकिंग सोसाइटल टैबू, ये भी बहुत अच्छा चीज था। लेडीज जो थे पर्दे से बाहर निकल के आए, उन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेट किया, पिकेटिंग किया, जो वाइन के शॉप थे उन पर पिकेटिंग किया। मार्क्ड अ न्यू इरा ऑफ जेंडर इंक्लूजन, जेंडर इंक्लूजन भी देखा गया। जेंडर इंक्लूजन मतलब क्या होता है कि पुरुष वुमेन बराबर, ठीक है, इंक्लूसिव। एक तो बराबर हो गया जेंडर इक्वालिटी, एक इंक्लूजन हो गया कि जैसे पार्टिसिपेशन हो रहा है बट से इक्वल स्केल पे। यहाँ पे ऑल इट इज ट्रू कि पूरा एकदम इक्वालिटी नहीं था कि जैसे 50% वुमेन 50, लेकिन एक इन जेंडर इंक्लूजन के में एक बहुत बड़ा स्टेप था। गांधी एरविन पैक्ट हुआ, ठीक है, इसके बहुत लोग खिलाफ भी थे जो नेशनल लीडर थे, ठीक है। दिस एग्रीमेंट मार्क द पॉलिटिकल रिकॉग्निशन ऑफ कांग्रेस एज अ लेजिटिमेट नेगोशिएटर। जो कांग्रेस था उसने इंडिया के लेवल पे नेगोशिएट किया एज अ रिप्रेजेंटिंग द मासेस ऑफ इंडिया। तो इसने क्या किया, पॉलिटिकल रिकॉग्निशन ऑफ कांग्रेस एज अ लेजिटिमेट नेगोशिएटर बॉडी, ठीक है। Gandhi ji was invited to second roundtable conference giving Indian demand global visibility। इससे गांधी जी जो सिंगल कॉन्फ्रेंस जिसमें नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था उसमें गांधी जी ने ही पार्टिसिपेट किया था। इनके मदद में और भी लोग थे, शायद आई थिंक मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, लेकिन इसमें जो मेन थे वो गांधी जी ही थे, ठीक है। ये एक कोट आपको, जैसे ऐसे ऐसे कितना अच्छा फ्लो बनता आ रहा है, इसी फ्लो में एक आप कोट मेंशन कर दिया, द मूवमेंट चेंज द साइकोलॉजिकल क्लाइमेट इन इंडिया, ठीक है। इट डिस्ट्रॉय द ऑरा ऑफ इनविंसिबिलिटी, मतलब कि वो टूट ही नहीं सकता, झुक ही नहीं सकता, ऑफ ब्रिटिश पावर। ओके, ये बिपिन चंद्रा कोट है, इनका बुक भी है इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, काफी ही फेमस बुक है यूपीएससी में। इससे यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन बनाता है, डायरेक्ट एज इट इज, यहाँ से 2 लाइन पकड़ेगा उसको एमसीक्यू बना देगा। लिमिटेशन ऑफ द मूवमेंट, नो इमीडिएट लेजिस्लेटिव गेन, इससे कुछ इमीडिएटली कुछ गेन नहीं हुआ। लिमिटेड मुस्लिम पार्टिसिपेशन, इसमें जो मुस्लिम पार्टिसिपेशन था लिमिटेड था। विड्रॉ आफ्टर गांधी, इसको विड्रॉ कर दिया गया था। इसके काफी लोग खिलाफ भी थे, सुभाष चंद्र वगैरह कि ये क्या है, एम एन रॉय, ये सब लोग इसके खिलाफ थे। एम एन रॉय तो इवन कहते थे गांधी जी को कि ये क्या कहते हैं, कैपिटलिस्ट के एक फेस है, ये चाहते ही नहीं है इंडिया को इंडिपेंडेंस मिले। एम एन रॉय आपने नाम सुना होगा, एम एन रॉय जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी का एस्टेब्लिश किया था 1920 में। कहाँ, आई थिंक एक सेकेंड में बताता हूँ। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट किया था एम एन रॉय ने 1920 में, ताशकंद, रशिया। रशिया की शायद यूएसएसआर का ही पार्ट था उस टाइम में ताशकंद, तो इनने ताशकंद में एस्टेब्लिश किया था। एलिनिएशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट एंड रेवोल्यूशनरी, इससे क्या हुआ कि जो एक्सट्रीमिस्ट रेवोल्यूशनरी थे वो एलिनिएट हुए गांधी जी के आइडियोलॉजी से।
ग्रुप लाइक हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA पहले हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, लेकिन ये बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हुआ अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चंद्रशेखर आजाद। ये आपका प्री का क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आजाद के चेयरमैनशिप में इसमें सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया गया, ठीक है। द अदर क्रिटिसाइज हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन किसने बिठाया था? ये आई थिंक सचिन सान्याल इसमें थे, इसके मेन लीडर थे सचिन सान्याल, ठीक है। अदर क्रिटिसाइज द मूवमेंट पैसिफिज्म, ठीक है, रीडिंग द आइडियोलॉजिकल रिफ्ट विद इन द नेशनल मूवमेंट। ये इसका ड्रॉबैक था कि इससे जो एक्सट्रीमिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे वो एलिनिएट हुए कि तुमने मूवमेंट तो किया, जब हम जीतने जा रहे थे, जब हम वहां पे कुछ करने जा रहे थे, हमें आजादी मिल रहा था, तब तुमने इसको वापस ले लिया, पैक्ट कर लिया, ये क्या किया? तो यही चीज ये लोग का कहना था, ओके। इससे एलिनिएशन आइडियोलॉजिकल रिफ्ट पैदा हुआ। रिफ्ट मतलब कि जैसे दर्रा, दर्रा कहते हैं इसको। कंक्लूजन, while the civil disobedience movement had its strategic and communal limitation, communal limitation मतलब कि जो मुस्लिम लीग था पार्टिसिपेशन नहीं किया, उनका अलग ही सीन चलता था, वो लोग कब उठते थे कब मानते थे। मुस्लिम लीग को दिक्कत क्या था? मुस्लिम लीग को दिक्कत था कि हमें इक्वालिटी चाहिए, ठीक है, जितना तुम्हें पार्टिसिपेशन मिल रहा हमें भी पार्टिसिपेशन मिल रहा, हमें भी लोग उतना माने जितना तुम्हें ओहदा दिया जा रहा था। जैसे प्रेसिडेंटशिप में ही है तो कभी कोई क्या कहते हैं, जैसे हिंदू ब्लॉक का हुआ, तो इस सब चीजों से उनको दिक्कत हो रहा था, ठीक है। उन लोगों को दिक्कत क्या हो रहा था, एक कॉन्सेप्ट होता है कि जहां भी माइनॉरिटी में तुम रहोगे ना, जैसे 16% अभी हैं, आई थिंक 16% की 17% है 2011 के सेंसस से, और हिंदू कितने हैं 80% के करीब में है। तो इनमें एक परसिस्टेंट फियर रहता था, इनमें फियर रहेगा कि कहीं ये लोग डोमिनेंस ना कर लें, कहीं ये लोग हम पे शासन ना करने लगे, कहीं हम दबाने का कोशिश ना करें, कहीं ये लोग हमें हमारे धर्मांतरण ना करें। तो ये सारी आइडियोलॉजी थी, इसलिए ये लोग परसिस्टेंटली डरते रहते थे। और ब्रिटिश का जो पॉलिसी डिवाइड एंड रूल का, वो लोग कभी इसको फेवर किया कभी उसको फेवर किया, इन लोगों ने और बंटवारा किया, यही जो ब्रिटेन का पॉलिसी था। तो कम्युनल लिमिटेशन था, येट इट प्लेड अ पिवोटल रोल इन डीपनिंग द नेशनल स्ट्रगल। इसने नेशनल स्ट्रगल को गांव गांव में पहुंचाया, शहर शहर में पहुंचाया, जिसको कभी किसी ने छुआ नहीं था, जिस तबके को वहां तक ये गया, ठीक है। जैसे नॉर्मल स्ट्रगल है वो छपरा में हो गया उसका विरोध, अभी आप देखते होंगे कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल है वो छपरा में हो गया, लेकिन जब ये मरहौरा में हो गया, एकदम ब्लॉक लेवल पे हुआ, ठीक है, उसके बाद गांव में होने लगा, तो इससे क्या होगा, इससे यही कहते हैं कि डीप होने लगा, ये डीपनिंग हुआ नेशनल स्ट्रगल का। इट पोलिटिसाइज द मासेस, मास को इसने पोलिटिसाइज किया, अवेक किया कि समझो क्या चल रहा है। एक तुम्हारा साल्ट है, एक इतना सा साल्ट है जिसे तुम रोज सुबह से शाम तक खाते हो, उस पे ये ब्रिटेन टैक्स लगा रहा है, तुम क्या, हम लोग क्या लाइफ जी रहे हैं। तो ये सारी चीजें थी। चैलेंज द ब्रिटिश बट मोरली, इसने ब्रिटेन को मोरली भी चैलेंज किया, एडमिनिस्ट्रेटिवली चैलेंज किया, एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल नेगोशिएशन, ठीक है। इसमें जो नेगोशिएशन हुआ था एरियन पैक्ट का, वो काफी ही एक क्या कहते हैं, एक सिंबॉलिक मूव था, उसने कांग्रेस को स्टेब्लिश किया कि कांग्रेस इतना बड़ा हो चुका है कि वो डायरेक्ट क्या कहते हैं वायसरॉय से नेगोशिएट कर रहा है। एंड अबव ऑल इट रीअफर्म द पावर ऑफ कलेक्टिव नॉन वायलेंट एक्शन। इसने इवन इंटरनेशनली भी मार्टिन लूथर किंग को ऊपर हमने देखा, उनको इंस्पायर किया, ठीक है, एज अ ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिटिकल टूल। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये लास्ट में कोट है जदिथ ब्राउन का, इट वॉज नॉट मेयरली अ पॉलिटिकल मूवमेंट बट अ रेवोल्यूशन इन स्पिरिट। ओके, यूज सच कोट्स वेयर योर क्वेश्चन बिकम मोनोटोनस। आपका क्वेश्चन जहां भी मोनोटोनस होता है, ऐसे ऐसे एक एक कोट डाल के, ऐसे ऐसे एक एक कोट डाल के, जैसे ऊपर बिपिन चंद्रा का कोट था, उसको मोनोटोनिटी को तोड़ें, एग्जामिनर का इंटरेस्ट जगाएं, तो ये हुआ। ओके, थैंक यू।